मैं ध्यानपूर्वक अपने पूर्व के वक्ताओं को मैं सुन रहा था। पिछले वर्ष मार्च में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टरलिस्ट घोषित किया था। देश में जो अभियान और विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं उनके विषय में कई लोगों ने बताया है। अपनी समझ से मैं भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जैसा हमारे सेक्रेटरी ने बताया, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी नीतियों में, हमारे फैसलों में ये जो समुदाय है, कैसी नीतियां हम बनाएं कि इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में किस प्रकार ये समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, इसकी कोशिश हुई है। गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे अनेक राज्यों में चर्चाएं भी हो रही हैं। पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी एक ऑनलाइन चर्चा में भाग लिए थे और कई सारी बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने उसमें रखी थी, आज भी उन्होंने बताया है। मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूं जो सुसंगठित तरीके से सस्टेनेबल पास्चरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को सुलझाने तथा यहाँ की इकॉनमी को ग्रो करने में मदद कर सकता है। अगर आप व्यवसाय के तौर पर देखेंगे तो इतिहास की ओर अगर आप नज़र ले जाएंगे तो ये जो चरवाहा, ये जो व्यवसाय है दुनिया में सबसे पुराना है और व्यवसाय और आजीविका के डायनामिज्म के साथ साथ चरवाहा और घुमंतू पशुधन का ये व्यवसाय, ये विभिन्न इकोसिस्टम, संस्कृति, परंपरा, हमारे अतीत और हमारे प्रकृति, नेचर के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अस्तित्व और प्रकृति की नज़दीकी की वजह से हमारे देश में जो महापुरुष हुए, और देश में नहीं दुनिया में अलग अलग उपासना पद्धति के जो भी हमारे आराध्य देव हैं, आप अगर गौर करेंगे तो वो सभी चरवाहा थे। इसमें पास्टरलिज्म की महत्ता के रूप में आप इसे देख सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण से इसे आप जोड़ सकते हैं और जीवन में उनकी सादगी ऐसी है जिससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे तो, पैगंबर मोहम्मद की चर्चा करेंगे तो, और ईसा मसीह की चर्चा करेंगे तो, ये तीनों चरवाहे थे। और इसलिए ये कहा जाता है कि हर युग का इतिहास यही है, अपनी अपनी भेड़ें चुनकर जो भी चरवाहा होता है उसके सर पर नील गगन की रहमत का साया होता है। अब ये कविता मैंने इसलिए पढ़ी कि इसके सौंदर्य बोध में रोमांटिसिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण रही है, बावजूद इसके सदियों से इतिहास के पन्नों ने भी उनके जीवन को वो प्रमुखता नहीं दी जिसके वो हकदार थे। रोड पर, हाईवे पर, जंगलों में अपने मवेशियों के साथ जा रहे परिवार को देखकर लोग सोचते जरूर हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें जाना कहाँ है, ये भोजन कहाँ करेंगे, इनके बच्चे कहाँ सोएंगे, ये पढ़ेंगे कैसे। तमाम सोच उनके गुजरने तक मौजूद रहता था, फिर कहीं न कहीं विस्मृति हो जाती थी। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाएंगे तो किताबें कम मिलती हैं। मुझे
ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इस व्यवसाय से जुड़े जो समुदाय के लोग, एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में। कोशिश, ईमानदारी से कोशिश पिछले 3-4 सालों में की गई है। देश के बाकी हिस्सों में जो कार्यक्रम उनके लिए चल रहे थे, वो कार्यक्रम यहाँ भी अच्छे ढंग से चले। और समय नहीं कि उस पर उसके विस्तार में मैं जाऊँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि संतोषपूर्वक आज इस बात को कहा जा सकता है कि पिछले 3-4 वर्षों में इन समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव आवे, इसकी शिद्दत से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ कोशिश की गई है। मेरे पूर्व कुछ बातें बता दी गई हैं, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। वाइस चांसलर साहब ने जो बात कही उसमें आदि आदर्श ग्राम योजना यहाँ ऑलरेडी ज़मीन पर लागू है, और ट्राइबल प्लान में जो भी स्कीम भारत सरकार की चल रही है, ये 4 साल पहले शायद रहा होगा। अब कोई ऐसी स्कीम देश में नहीं चल रही है जो जम्मू कश्मीर में नहीं चल रही, तो उसे कोशिश की जा रही है और उनके जीवन में एक नया सवेरा आवे। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में उनका योगदान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम न हो, इसकी एक सुसंगत योजना बनाने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये बन भी जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि इनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके और उन्हें जंगलों पर निर्भर नहीं, बल्कि जंगलों के संरक्षक के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन देखता है। क्लाइमेट वॉरियर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। अभी हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा किया गया है और अनेक योजनाएं हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के वर्कशॉप में आप सब इस पर विचार करेंगे। मुझे महात्मा गांधी की एक बात ध्यान में आ रही है, और मुझे लगता है कि गांधी जी ने जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। तो जो वो कहते थे, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग ये मान लेते हैं कि वो सत्य है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने एक बार कहा कि जो आप किताब में पढ़ते हो या जो ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो आपके दिमाग में कम घुसता है, और जो हाथों से प्रयोग करते हो वो ज़्यादा समझ में आता है। अब दुनिया में जो बड़े आविष्कार हुए हैं, मैं बहुत समय उसमें नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाथों के प्रयोग से बड़े बड़े आविष्कार हुए। और लेटेस्ट उदाहरण मैं समझता हूँ कि जेनेटिक्स का मैं देना चाहता हूँ। वैसे मैं कोई जेनेटिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ। अब कल्पना करिए कि अगर मेंडल ने जेनेटिक्स का आविष्कार न किया होता तो पूरी दुनिया की आबादी कोरोना में तबाह हो गई होती। और मेंडल करते क्या थे, वो केवल बॉटनी में पढ़ाई किए थे ऐसा नहीं था। हजारों पौधे अपने घर में लगाते थे और रोज 2 घंटा उनका नियम यह था कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है फूलों में, पत्तियों में, उसको समझते थे, और गणना के भी वो अपने में माहिर थे। इसके कारण वो आविष्कार कर सके और पूरी कोरोना की रफ्तार रोक दिया। तो मैं मानता हूं कि ये जो समुदाय है, इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, हम जो कुछ भी योजनाएं बनाएं, मुझे लगता है कि उनके व्यवहारिक ज्ञान या प्रयोग के आधार पर जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, उसका समावेशन ये बड़ा आवश्यक है। और ऐसी कोई योजना जब हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफलीभूत होगी, और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। मैं इस आयोजन के लिए अपने ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट को और जो बाहर से आए हैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में जो मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, उससे देश और दुनिया की बड़ी आबादी के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकेगा। ये सच है कि चारागाह और पशुधन ये घटते जा रहे हैं। किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए उचित नहीं है। जिक्र किया भी हमारे वाइस चांसलर साहब ने
एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान गत वर्ष बना था, जिसमें 29 इंटरवेंशंस, हमारे वाइस चांसलर साहब उसके सदस्य थे और भी देश के एग्रीकल्चर के कई एक्सपर्ट्स थे। उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे फॉडर डेफिसिट है जम्मू कश्मीर में, तो कैसे उस मामले में हम आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच सकते हैं। मीट हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए का हर साल, उसमें कैसे हम आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच सकते हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट रही है, मैं समझता हूं कि इस साल हम लोग सरप्लस नहीं तो अगले साल जरूर सरप्लस हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। और जो 29 इंटरवेंशंस इन लोगों ने प्रपोज किए हैं, वो ऐसा नहीं कि साइलोज में एक इंटरवेंशन का कई लाभ। मैं एक छोटी बात का जिक्र करूंगा। सामान्य रूप से इस कश्मीर डिवीज़न में या इस वैली में मोस्टली पैडी धान की ही फसल होती थी। इस बार अगर 3 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा तो एक तरह से यहाँ एक येलो रिवॉल्यूशन आया। जितनी एरिया में रकबे में खेती होती थी उससे करीब 25-30% वृद्धि भी हुई और मस्टर्ड की, सरसों की बड़ी भारी मात्रा में खेती हुई। अब कई लोग इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि सरसों पैदा हुई तो सरसों का तेल खाने के लिए मिलेगा, लेकिन जब प्रोफेसर गनई की निगाह से उसे मैं देखता हूं या जो इन लोगों ने मुझे समझाया है, तो उसके 3 फायदे मैं देखता हूं। एक, जो ऑयल डेफिसिट थी हमारी जम्मू कश्मीर की, वो कम होगी, और जो मस्टर्ड पैदा हुई है 37-36% ही उसमें ऑयल निकलता है, रेस्ट ऑयल केक निकलेगा, तो फॉडर की कमी को वो पूरा करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, जो हनी और बी कीपिंग का काम कर रहे थे, महीना भर पहले कश्मीर वैली में ये मधुमक्खियां आ गई। अब इसका व्यापक लाभ उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को होने वाला है। तो सभी अभियानों के बारे में बताऊं जरूरत नहीं है, लेकिन तो ये हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अभी पीसीसीएफ साहब ने बताया, और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लाभ इस दृष्टि से मिलेगा। ग्रीन कवर की दृष्टि से नेशनल एवरेज से हम काफ़ी आगे हैं, ये हमारे लिए संतोष की बात है। न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के लिए, लाइव स्टॉक के पोषण और ग्रोथ के लिए वेजिटेशन को भी मुझे लगता है कि उसी अनुपात में हमें आगे भी बढ़ाना होगा। वेजिटेशन के ग्रोथ और बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए सरकार और प्रशासन प्रयास कर सकता है। मुझे लगता है कि समाज में ट्राइबल समुदाय से बेहतर इसका भागीदार कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। प्रकृति को उन्होंने आज तक सहेजा है, और मैं बार बार कहता हूं कि उन्होंने उतना ही लिया है जितना सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक रहा है। सस्टेनेबल ग्रेजिंग न सिर्फ चारागाहों को संरक्षित रखेगा, बल्कि मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज के खतरों से भी निपटने में हमारी बड़ी सहायता करेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्राइबल कम्युनिटी, चरवाहे, क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभावों को कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और ये परंपरा जो सदियों से देश की चुनौतियों का सामना कर रही है, मुझे लगता है कि उसे पुनर्जीवित करने में हमें ध्यान देना होगा। यूनाइटेड नेशंस की पहल द्वारा ये सही अवसर आया है जब हम चरवाहों, घुमंतू पशुधन पर निर्भर आबादी के संबंध में एक समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी भी पहुंच सुविधापूर्वक सुनिश्चित हो सके। पशुधन से संबंधित योजनाओं को क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये अनेक काम है जो आप सब चर्चा में लेंगे। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय वर्कशॉप के माध्यम से एक ऐसी स्ट्रेटजी आप सब तैयार करेंगे जो जम्मू कश्मीर के चारागाहों के संरक्षण, ओपन रेंज के विकास और ट्राइबल आबादी की आजीविका
को ध्यान में रखते हुए ऐसे इंटरवेंशंस प्रपोज करेंगे कि इनकी भी अर्थव्यवस्था सुधरे और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी इनका योगदान हो। मैं इस अवसर पर आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। ट्राइबल कम्युनिटी के त्वरित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जम्मू कश्मीर प्रशासन की दोहराता हूँ और आपकी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ फ्यूचर रेडी हो। वन संसाधनों से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाएं कमर्शियल मार्केट से कनेक्ट हों, उस दिशा में हम सब निरंतर प्रयास करेंगे। इसमें कभी कमी नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को ये भरोसा जरूर मैं देना चाहता हूँ कि प्रशासन विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखता है और उसमें बेहतरीन संतुलन बना रहे, ये सदैव कोशिश करता है कि ये सुनिश्चित हो। इस वर्कशॉप की सफलता के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और यहीं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।